हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं एवं राष्ट्रीय आय के माप के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कल्याण शब्द बहुत व्यापक है। कल्याण के अंतर्गत हम आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, नैतिक कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं। कल्याण की धारणा बड़ी जटिल होती है क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावनाओं, आशाओं इत्यादि से अधिक होता है। विद्यार्थियों, कल्याण एक सापेक्षिक स्थिति है और यह मानवीय प्रसन्नता, मानसिक प्रसन्नता एवं संतुष्टि का परिचायक है। हम कल्याण को वैयक्तिक कल्याण तथा सामाजिक कल्याण में भी विभाजित करके देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभव की गई समस्त संतुष्टियों का योग, प्रसन्नता का जो परिचायक है वह वैयक्तिक कल्याण है और सभी व्यक्तियों के कल्याण का योग को हम सामाजिक कल्याण कह सकते हैं। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमारा संबंध आर्थिक कल्याण से है। जैसा कि प्रोफेसर पीगू अपनी सुप्रसिद्ध रचना इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में 1920 में लिखते हैं कि सामाजिक कल्याण के उस भाग तक ही हमारी जांच सीमित होती है जिसे हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मानदंड से जिसे हम जोड़ सकते हैं। तो आर्थिक कल्याण पीगू के अनुसार सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। तो ये आर्थिक कल्याण है और हम जैसे आध्यात्मिक कल्याण है, नैतिक कल्याण है, उसको हम गैर आर्थिक कल्याण में रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पीगू कहते हैं कि कोई भी आर्थिक तत्व आर्थिक कल्याण को एक तरह से प्रभावित करता है तो गैर आर्थिक कल्याण को दूसरी तरह से प्रभावित कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण है या शहरीकरण है, औद्योगिकरण के कारण जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है और श्रम संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो विभिन्न आर्थिक तत्वों का जो प्रभाव है वह आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण पर अलग अलग तरीके से होता है। तो हमारा संबंध यहाँ आर्थिक कल्याण से है जिसको हम मुद्रा रूपी मापदंड से माप सकते हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण का घनिष्ठ संबंध है। प्रायः यह कहा जाता है कि किसी भी देश में यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय का मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय से ले रहे हैं, जिसमें हम कीमतों में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को शामिल नहीं कर रहे हैं। यानी जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है और उससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो सामान्यतः राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का मापदंड स्वीकार किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में एक देश में उत्पादित, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के हम मौद्रिक मूल्य को इसमें शामिल करते हैं।
तो प्रायः यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। लेकिन विद्यार्थियों, आर्थिक कल्याण तथा राष्ट्रीय आय के बीच में जो ये प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ता है, यह कई बातों पर आधारित है, कई बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें हमें यह देखना होगा कि राष्ट्रीय आय का वितरण देश में किस प्रकार का है। यदि विद्यार्थियों राष्ट्रीय आय का वितरण अर्थव्यवस्था में अधिक समान होता है तो समाज में समानता, न्याय तथा विकास का मार्ग खुलता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। यदि वितरण में असमानता होती है तो आर्थिक कल्याण में कमी आ सकती है, क्योंकि वितरण में असमानता होने से धनी और धनी, निर्धन और निर्धन होते जाते हैं, जिससे देश में सामाजिक तनावों में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस प्रकार से हुई है, यानी जो श्रमिक हैं या जो काम करने वाला वर्ग है उसके लिए काम की परिस्थितियां किस प्रकार की हैं और लोगों के काम के घंटे कितने हैं। क्योंकि यदि उत्पादन में वृद्धि हो भी जाए लेकिन लोगों को अधिक घंटे काम करना पड़ता है या विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है तो आर्थिक कल्याण कम होता है। या कहने का मतलब है कि जब अस्वस्थ और अरुचिकर वातावरण में काम करना पड़ता है या स्त्रियों और बच्चों से अधिक काम करवाया जाता है या श्रमिकों को कारखाने तक आने जाने की सुविधाएं नहीं हैं, तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी आर्थिक कल्याण में कमी हो सकती है। और यदि विद्यार्थियों राष्ट्रीय आय में वृद्धि उत्पादन की नवीन तकनीकों, उत्तम प्रबंध व्यवस्था के फलस्वरूप होती है तो राष्ट्रीय आय में बढ़ने के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आर्थिक कल्याण का जो संबंध है वह उत्पादन की संरचना पर भी निर्भर करता है, क्योंकि उत्पादन में उपभोग्य वस्तु हो सकती हैं जैसे खाद्यान्न, मक्खन, दवा, वस्त्र इत्यादि, या फिर पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं जैसे मशीनरी हैं, औजार हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो उत्पादन की संरचना किस प्रकार की है इस पर भी किसी देश के निवासियों का आर्थिक कल्याण निर्भर करता है। यदि देश के कुल उत्पादन में उपभोग वस्तुओं का अनुपात अधिक होगा तो लोगों का वर्तमान कल्याण अधिक होगा, और यदि पूंजीगत वस्तुओं का अनुपात अधिक है तो हो सकता है कि भविष्य में कल्याण में वृद्धि हो। तो विद्यार्थियों इस प्रकार उत्पादन की संरचना भी आर्थिक कल्याण को निर्धारित करती है। इसके अलावा उपभोग वस्तुओं की संरचना भी विद्यार्थियों आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। हम उपभोग वस्तुओं को प्राय दो वर्गों में बांटते हैं, वेज गुड्स, मजदूरी वस्तुएं जैसे साधारण वस्त्र, खाद्यान्न, साबुन, तेल, नमक इत्यादि, जो कि लोगों के सामान्य उपभोग की वस्तुएं हैं। दूसरी तरफ विलासिता की वस्तुएं हो सकती हैं, जिसे एयर कंडीशनर है, शानदार मोटर कार है, रेफ्रिजरेटर है इत्यादि। तो ये विलासिता की वस्तुएं सामान्यतः धनी वर्ग के द्वारा उपभोग की जाती हैं। यदि उपभोग वस्तुओं में मजदूरी वस्तुओं का अनुपात बढ़ता है तो देश के आम नागरिकों का कल्याण बढ़ता है, और यदि विलासिता की वस्तुओं का अनुपात बढ़ता है तो देश के छोटे वर्ग, धनी वर्ग का कल्याण बढ़ता है। तो मजदूरी वस्तुएं का अनुपात अधिक होने से देश के लिए लाभकारी माना जाता है, क्योंकि उससे आम जनता का कल्याण बढ़ता है। इसके अलावा विद्यार्थियों हमें यह भी देखना होगा कि उत्पादन में नागरिक वस्तुओं और सुरक्षा वस्तुओं का अनुपात क्या है। तो निर्धन देश यदि सुरक्षा के सामान पर ज़्यादा व्यय करते हैं तो उन्हें
नागरिक वस्तुओं का परित्याग करना पड़ता है, जिससे उनके कल्याण में कमी आती है। नागरिक वस्तुओं में आम उपभोग की वस्तुएं होती हैं, हम जानते हैं, और सुरक्षा वस्तुओं में जैसे बंदूक है, अस्त्र शस्त्र है, गोला बारूद इत्यादि को हम शामिल करते हैं। अतः कोई देश सुरक्षा वस्तुओं पर व्यय को सीमित करके नागरिकों के कल्याण को बढ़ा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, लोगों के व्यय की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, वह भी आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है, और यदि लोगों का जो उपभोग है वह अच्छी वस्तुओं की तरफ है, कार्यकुशलता बढ़ाने वाली वस्तुओं की तरफ है, जैसे घी, दूध, फल इत्यादि पर लोग अधिक व्यय करते हैं, तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। और यदि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का उपयोग शराब पीने, जुआ खेलने इत्यादि पर करते हैं, तो आर्थिक कल्याण में कमी होगी। तो इस प्रकार लोगों के व्यय की प्रवृत्तियां भी लोगों के कल्याण को निर्धारित करती हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध को देख रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान सबसे पहले रखना होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना जरूरी है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि किसी देश में राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है वह जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ यदि जनसंख्या राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर से अधिक तेज गति से बढ़ जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और ऐसी स्थिति में कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, और साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसके अलावा राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण के बीच संबंध है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं विकास और पर्यावरण का गहरा अंतर संबंध है। यदि विकास क्रियाओं के द्वारा, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा यदि पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ता है, जल, वायु, भूमि इत्यादि में प्रदूषण बढ़ता है, तो जो आर्थिक कल्याण है उसमें कमी आएगी। तो इसलिए विकास प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया है, वह पर्यावरण की पोषक होनी चाहिए, और इसलिए विकास और पर्यावरण में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। तो इसलिए विद्यार्थियों, आजकल तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में पर्यावरणीय प्रश्नों को समाहित किया जाता है, और इसलिए हम राष्ट्रीय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन की बात करते हैं। तो किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय आय का बढ़ना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण में हानि भी नहीं होनी चाहिए, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों का सामाजिक विकास भी होना चाहिए। इसलिए आजकल विद्यार्थियों, आर्थिक कल्याण के अध्ययन में जो अर्थशास्त्री हैं वह सोशल इंडिकेटर्स यानी सामाजिक सूचकों की बात भी करते हैं कि जैसे किसी देश में अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, सड़क दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, शिक्षण संस्थाओं में जो विद्यार्थी हैं उनका एनरोलमेंट कितना है, सामाजिक समानता कितनी है। तो यदि और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो यदि इन इंडिकेटर्स में, सूचकों में सुधार होता है तो
आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। क्योंकि आजकल अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि जीएनपी को बढ़ाए बिना भी कोई देश अधिक खुशहाल और सुखी हो सकता है। जैसा कि अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन कहते हैं कि एक राष्ट्र बिना वास्तविक जीएनपी बढ़ाए अधिक खुशहाल एवं सुखी हो सकता है, बशर्ते वहाँ शांति, सुरक्षा, अवसर की समानता, अन्याय और हिंसा की समाप्ति, नागरिकों में भाईचारे की भावना में वृद्धि, माता पिता और संतान में परस्पर ज़्यादा स्नेह और पति पत्नी में बेहतर संबंध पाए जाएं, तो जीएनपी को बढ़ाए बिना भी देश अधिक खुशहाल और सुखी हो सकता है। विद्यार्थियों, इसी कारण से आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि जो राष्ट्रीय आय है वह आर्थिक कल्याण का संतोषजनक माप नहीं है। तो इसलिए आर्थिक कल्याण का सही माप ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में कुछ मदों को जोड़ा जाता है और कुछ मदों को घटाया जाता है। यानी आर्थिक कल्याण का सही माप ज्ञात करने के लिए कुछ समायोजन, एडजस्टमेंट किए जाते हैं। और इसलिए आर्थिक कल्याण को सही रूप से मापने के लिए एक नया कंसेप्ट शुद्ध आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, न्यू की बात कही जाती है। न्यू की अवधारणा अधिक उपयोगी और ज़्यादा सार्थक है जीएनपी की अवधारणा से। तो जीएनपी के बजाय आजकल न्यू की अवधारणा पर जोर दिया जाने लगा है और नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को जीएनपी में कुछ मदें जोड़कर और कुछ मदों को घटाकर शुद्ध आर्थिक कल्याण को प्राप्त किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट है वह नोर्डहाउस एवं टॉबिन के द्वारा न्यू में या शुद्ध आर्थिक कल्याण में जो कुछ मदें हैं जो जोड़ी जाती हैं और जो घटाई जाती हैं वो इस प्रकार हैं। नोर्डहाउस और टोबिन कहते हैं कि जीएनपी में निम्न मदें जोड़ी जानी चाहिए शुद्ध आर्थिक कल्याण का माप ज्ञात करने के लिए। और ये मदें हैं अवकाश, लेजर टाइम, जिसकी मात्रा बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ता है। इसके अलावा घर की देखभाल में लगाई गई सेवाएं या जैसे गृहिणी के द्वारा अपने परिवार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं या किचन गार्डन में बिताया गया समय, तो ये जो सेवाएं हैं वह भी आर्थिक कल्याण को बढ़ाती हैं, जिनको हम नॉन मार्केटेबल पर्सनल सर्विसेज भी कहते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक तथा निजी पूंजी से प्राप्त सेवाओं को भी जीएनपी में जोड़ा जाता है शुद्ध आर्थिक कल्याण का माप ज्ञात करने के लिए। क्योंकि सार्वजनिक पूंजी जैसे सार्वजनिक इमारतों, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों, पार्कों से जो सेवाएं प्राप्त होती हैं उनसे आर्थिक कल्याण बढ़ता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, जीएनपी में से कुछ मदें घटाई जानी चाहिए शुद्ध आर्थिक कल्याण का माप ज्ञात करने के लिए, जिसमें सुरक्षा व्यय को घटाया जाता है और कानून व्यवस्था पर जो व्यय किया जाता है उसको इसमें से घटाया जाता है। और इसको हम उस रूप में भी देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं सुरक्षा कानून व्यवस्था पर जो व्यय किया जाता है उसको हम बोलते हैं शोचनीय लागतें, रिग्रेटेबल कॉस्ट्स। इसके अलावा शहरीकरण एवं भीड़ भाड़ तथा पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली जो असुविधाएं हैं उनको भी जीएनपी में से घटाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इन मदों को घटाने के बाद और ऊपर बताई हुई मदों को जोड़ने के बाद जो आर्थिक कल्याण का शुद्ध आर्थिक कल्याण का माप निकाला जाता है।
और इसलिए ये हो सकता है कि जो प्रति व्यक्ति न्यू और जो प्रति व्यक्ति जीएनपी है उनकी वृद्धि में अंतर हो सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जीएनपी में कुछ मदें जोड़ी जाती हैं और कुछ मदें घटाई जाती हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति न्यू में वृद्धि में अंतर हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आजकल न्यू की जो अवधारणा है, कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण का बेहतर माप है बजाय कि जीएनपी में वृद्धि के। तो आजकल विश्व में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ खुशहाली, हैप्पीनेस को भी मापा जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी बनाए जा रहे हैं और सरकारों द्वारा नागरिकों की तुलनात्मक एवं विषय परक खुशहाली संबंधी आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इन सब के बावजूद भी जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वह निरर्थक नहीं हैं। आज भी प्रत्येक राष्ट्र विकास दर का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करता है। इसके पीछे कारण ये है कि न्यू का कंसेप्ट, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की जो अवधारणा है वह बहुत उपयोगी होते हुए भी इसमें गणना संबंधी कठिनाई है। इसलिए न्यू की अवधारणा उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है। इसलिए प्रायः जीएनपी में वृद्धि, पर कैपिटा जीएनपी में वृद्धि, रियल जीएनपी में वृद्धि को ही देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक माना जाता है। लेकिन देश के आर्थिक कल्याण का सही माप करने के लिए हमें जीएनपी में कुछ समायोजन करना चाहिए, क्योंकि जीएनपी की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत सारी जो सेवाएं हैं वह शामिल नहीं होती, जो कि लोगों के कल्याण को प्रभावित करती है। तो विद्यार्थियों, हमने अभी ये राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध का विवेचन किया है, डिस्कशन किया है। मैं समझती हूँ आपको दोनों अवधारणाओं का अंतर संबंध समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।